अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्लास 8 यूनिट नंबर 11 केमिकल रिएक्शंस का हमने पिछले वीक में थोड़ा सा हिस्सा पढ़ा था और उसमें हमने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और उनसे मुताल्लिक़ जो तमाम चीज़ें थीं उसको हमने अच्छे से डिस्कस किया था। आज इंशाअल्लाह केमिकल इक्वेशंस के हवाले से कि केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है उसको आज हम अच्छे से इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशंस पर। आप अपने पेज नंबर 143 को ओपन करें। लिखा है बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन इज़ नेसेसरी टू मेक इट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि वो क्या होता है। अब जब भी आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो इक्वेशन को बैलेंस हमेशा इसलिए किया जाता है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उसके आड़े आता है। अगर आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस नहीं करेंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो ख़राब होता है और उसकी जो अहमियत है केमिस्ट्री के अंदर वो मुतासिर होती है। द इक्वेशन इन विच द नंबर एंड काइंड ऑफ आइटम्स आर द राइट साइड आर इक्वल टू दोज ऑन द लेफ्ट साइड इज़ कॉल्ड अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। असल में बैलेंस केमिकल इक्वेशन है क्या? आप इस अपने स्क्रीन में देख रहे होंगे कि एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन से मिल रहा है तो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है और उसकी जो नंबर्स ऑफ एटम्स हैं वो चेंज हैं। यहाँ पर जब आप देखें एल्यूमिनियम 1 है और वहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, वहाँ पर 3 है, तो अब बैलेंस नहीं है। यानी अगर एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के एटम उतने ही होने चाहिए जितने रिएक्टेंट में हैं। जितने एटम्स रिएक्टेंट में हैं उतने ही एटम्स प्रोडक्ट के अंदर होने चाहिए। तो जब आप इन दोनों के एटम्स को, इन दोनों के मॉलिक्यूल्स को बराबर करते हैं तो वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाती है। अब इसके अंदर जो स्टेप्स फॉलो होते हैं वो उन स्टेप्स को ख़ास कोई नाम नहीं दिया जाता, इसको ख़ुद से हमें बैलेंस करना पड़ता है और इसको बहुत आसानी से बैलेंस किया जा सकता है। आप अपने एग्जाम्पल नंबर 2 बुक के अंदर भी इसके एग्जाम्पल को देख सकते हैं कि Al2O3 इज़ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सो टेक्स इट्स कोफिशिएंट एज 1। इन प्रोडक्ट्स देर आर 2 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड इन रिएक्टेंट इट इज़ ओनली 1। आप अपनी स्लाइड में भी देख सकते हैं कि रिएक्टेंट के अंदर एल्यूमिनियम के एटम 1 है जबकि प्रोडक्ट के अंदर एल्यूमिनियम के एटम 2 हैं। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में एल्यूमिनियम के साथ 2 लगा दिया। जब हमने यहाँ 2 लगाया तो एल्यूमिनियम भी 2 हो गए और वहाँ के एल्यूमिनियम भी 2 हो गए, तो एल्यूमिनियम तो यहाँ पर क्या हो गए, बराबर हो गए। अब जब हमने अगले स्टेप को देखा, जब हमने ऑक्सीजन को देखा तो आप ऑक्सीजन में देखें कि यहाँ पर ऑक्सीजन है 2 जबकि वहाँ ऑक्सीजन है 3, तो हमें ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमने उसको डिवाइड कराया 3/2 से। जब डिवाइड कराया तो देखें 2 एल्यूमिनियम प्लस 3/2 O2 बराबर किसके हो गए, Al2 यानी एल्यूमिनियम 2 और ऑक्सीजन 3। अब जब 3/2 ऑक्सीजन के साथ आ गया तो आपने फिर 2 को मल्टीप्लाई कराया, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 2। तो जब पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हुई तो जब एल्यूमिनियम के साथ 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़ा 4। ऐसे ही ऑक्सीजन 3/2 जब 2 3 ज़ा 6 और 6/2 होता तो 6/2 में 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। ऐसे ही जब Al2O3 था तो उस पूरे ब्रैकेट को हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया। अब जब आप एल्यूमिनियम में देखें तो एल्यूमिनियम हमारे पास थे 2, जब वो 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हो गया। ऐसे ही ऑक्सीजन हमारे पास फ्रैक्शन में था 3/2 के, तो 2 3 ज़ा 6 और 6 डिवाइडेड बाय 2। तो जब 6 डिवाइडेड बाय 2 होगा तो 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास ऑक्सीजन कितने बचे, 3 और 2। अब ऐसे ही जब प्रोडक्ट में आप आएंगे, Al2O3 में आप आएंगे तो आप ये देखें कि 2 एल्यूमिनियम और 2 2 ज़ा 4 एल्यूमिनियम हो गए और ऐसे ही 2 ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 3 ज़ा 6, तो 4 एल्यूमिनियम
फिर रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है तो 3 2 ज़ा 6, फिर ऐसे ही जब आप प्रोडक्ट में आएंगे तो एल्यूमिनियम 2 तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 4 एल्यूमिनियम, और ऐसे ही ऑक्सीजन 3 तो जब वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 ज़ा 6। तो ये है केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग, के केमिकल इक्वेशन को इस तरह से एटम्स लगा लगा कर उसको बैलेंस किया जाता है। अब जब आप देखें पहली इक्वेशन में एल्यूमिनियम यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम डिफरेंट थे, जबकि जब आप लास्ट में आए तो लास्ट में आपने आके देखा कि जो रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट के अंदर भी पाए गए। तो ये है हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अब जो हमने बात करी थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, तो आइए इसको पढ़ते हैं। पेज नंबर 144 को भी आप ओपन कर सकते हैं अपनी बुक के। द फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी लेवाइजर पुट फॉरवर्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन 1789। फ्रेंच यानी फ्रांस के केमिस्ट थे जिनका नाम था एंटोनी लेवाइजर। उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बुनियाद रखी 1789 में और एक कानून पेश किया जिसका मतलब ये था कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, हाउएवर इट इज चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसका मतलब क्या है कि मास न तो बन सकता है, न बढ़ सकता है, नॉट डिस्ट्रॉयड, ना ख़त्म हो सकता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। कब? जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो। अब वो केमिकल रिएक्शन क्या होता है हमने उसको पिछले टॉपिक में अच्छे से डिस्कस किया था। आप पिछले वीक को भी अपने साथ साथ जहन में रखेंगे तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि मास ना तो बढ़ सकता है ना कम हो सकता है। कब? जब केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, हाउएवर जबकि इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, जबकि इसकी स्टेट चेंज हो सकती है। इसकी आसान सी एग्जांपल ये है कि जब आप कोई बिरयानी बनाएं तो बिरयानी बनाने में आप बहुत सारे सामान को उसमें ऐड करते हैं, तो जो सामान ऐड होगा वो होगा रिएक्टेंट। अब जो चीज़ बनेगी वो होगी प्रोडक्ट। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने 2 किलो का सामान डाला हो और 2 किलो के सामान डालने के बाद जब उससे बिरयानी तैयार की गई हो तो वो 1.5 किलो की हो? ऐसा नहीं होता। या कभी ऐसा हुआ हो कि आपने बज़ाहिर डाला पूरा टोटल सामान 2 किलो का, लेकिन जब आप उसका प्रोडक्ट बना हो तो वो बना हो 2.5 किलो का? ऐसा भी नहीं होता। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो ना तो कोई मास बढ़ता है ना कम होता है, जबकि इसकी जो स्टेट है, जो इसकी फॉर्म है, वो चेंज हो सकती है। तो ये है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक प्रैक्टिकल किया गया। ये आपका प्रैक्टिकल पेज नंबर 144 पर मौजूद है। इस प्रैक्टिकल को आप देखें, एक्सपेरिमेंट में देखें। टेक 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। 25 सेंटीमीटर क्यूब की एक एक्वस सॉल्यूशन लिया गया जो कि सोडियम क्लोराइड का था, यानी सॉल्यूशन से मुराद यहाँ पर नमक का पानी, सोडियम क्लोराइड नमक का पानी लिया गया। इन आ कॉनिकल फ्लास्क, एक फ्लास्क के अंदर, ये फ्लास्क आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर भी और आपकी बुक के पेज नंबर 144 पे भी नज़र आ रहा है। टेक अ स्मॉल टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। कह रहे हैं एक स्मॉल टेस्ट ट्यूब लें और उसमें 5 सेंटीमीटर क्यूब का सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ऐड करें। सस्पेंड द स्मॉल टेस्ट ट्यूब इन अ कॉनिकल फ्लास्क विद द हेल्प ऑफ पीसीज ऑफ थ्रेड। अब उस जो आपने कॉनिकल फ्लास्क लिया है, उस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आपने क्या करना है कि उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कॉनिकल फ्लास्क है उसको एक थ्रेड के ज़रिए से उसको हिलाएं। मेक श्योर दैट द सॉल्यूशन डू नॉट गेट मिक्स। अब ऐसे हिलाना है कि दोनों सॉल्यूशन मिक्स ना हो और आहिस्ता आहिस्ता आपने उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप करके डालना है। क्लोज द माउथ ऑफ द फ्लास्क विद अ रबर कॉर्क, वेट ऑफ द होल अपैरेटस ऑन अ टॉप लोडिंग बैलेंस। अब आपने क्या करना है कि दोनों के जो मास है उनको आपने उनका वज़न करना है, यानी जब आपने उसको ऐड नहीं किया, ऐड करने से पहले आपने उसका वज़न किया। नाउ पुल द पीस ऑफ थ्रेड इन सच अ वे दैट द टेस्ट ट्यूब बिकम्स इन्वर्टेड। अब आपने उस
थ्रेड को, यानी जिस थ्रेड से आपने टेस्ट ट्यूब को उसके अंदर डाला है, उसको आहिस्ता आहिस्ता करके उठाना है और उसका जो तमाम उसके अंदर जो चीज़ मौजूद है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, उस फ्लास्क के अंदर कन्वर्ट हो जाए। इट्स ओपन एंड इट्स डाउनवर्ड, द टू सॉल्यूशंस विल बी मिक्स टुगेदर। अब एक वो वेट था जो आपने दोनों, यानी AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन और NaCl का सॉल्यूशन, एक तो वो सॉल्यूशन था जो आपने उनको मिक्स किए बगैर ही उसका वेट किया। फिर एक है कि आपने उसको उन दोनों को मिक्स किया। द टू सॉल्यूशंस विल रिएक्ट टू गिव अ वाइट प्रेसिपिटेट। अब जब वो दोनों सॉल्यूशन आपस में मिले तो उन्होंने वाइट प्रेसिपिटेट बनाया। प्रेसिपिटेट कहते हैं ऐसी फॉर्म को जो हल नहीं होती, सॉल्यूशन के अंदर जो चीज़ हल ना हो वो प्रेसिपिटेट कहलाती है। द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट इंडिकेट दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ अकर्ड। आपने केमिकल रिएक्शंस की ऑब्जर्वेशन में इसको पढ़ा था कि अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है। ये कलर का चेंज होना, गैस का इवॉल्व होना, गैस का निकलना, ये तमाम चीज़ें आपने ऑब्जर्वेशंस में, यानी केमिकल रिएक्शंस की जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उसको अच्छे से पिछले वीक में हमने आपको बताया था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे हमें पता लगता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब अ प्रेसिपिटेट इंडिकेट दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ अकर्ड। जब प्रेसिपिटेट बन चुके उसके अंदर तो इस बात की वजाहत हो गई कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। White precipitate is actually one of the product called silver chloride। अब जो white precipitate बने हैं उसके अंदर, अच्छा precipitate की मैं आपको एक आसान सी एग्जांपल दूं कि जब आप किसी दो चीज़ों को मिलाएं और मिलाने के बाद अगर आपको उसके आर पार नज़र ना आए उस सॉल्यूशन में से, तो आप ये समझें कि उसके अंदर प्रेसिपिटेट यानी छोटे छोटे ज़र्रात जो कि हल नहीं हुए वो बन गए। अब जो वाइट प्रेसिपिटेट इस प्रोडक्ट के अंदर बने हैं वो है AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड के। द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन NaCl AgNO3, यानी सोडियम क्लोराइड को जब आपने AgNO3 के साथ मिक्स किया तो जो उसका प्रोडक्ट बना वो AgCl बना, जो कि प्रेसिपिटेट की फॉर्म में था, ज़र्रात की फॉर्म में था, और बना सोडियम नाइट्रेट जो कि पानी की सूरत में था। नाउ वेट द फ्लास्क अगेन। अब दोबारा जो पूरा फ्लास्क था उसको वेट किया गया और हल रिज़ल्ट यही निकला कि जब हमने पहले उसको नहीं मिलाया था तो वो जो वेट था और जब मिलाने के बाद जो वेट था वो दोनों बराबर रहा। तो ये थी अप्रूवल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इससे साबित हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा बरकरार रहने वाला है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो ना तो उसमें कोई चीज़ बढ़ सकती है ना कोई चीज़ कम हो सकती है। यह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम चीज़ें समझ आई होंगी। अगर इसमें कोई बात हो, कोई परेशानी हो, कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना असाइनमेंट जो आपको मिले वो भी, और जो केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग के हवाले से जो आपको तमाम असाइनमेंट मिले वो भी आपने अच्छे से मुकम्मल करने हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।